नमस्कार, मैं आलोक तिवारी एग्जाम मिनिस्ट्री से। भारत के विवाद के केंद्र में 4-5 प्रमुख विषय रहते हैं, जिसमें जाति का, धर्म का, वर्ग का, महिला का और भाषा का विषय रहता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो भाषा का विषय होगा। और भाषा के विषय पर हम किन किन पॉइंट्स पर आगे बढ़ेंगे, वे विषय निम्नलिखित हैं। राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा, इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी, इसके आगे है संविधान सभा में भाषा संबंधी विवाद, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, फिर राजभाषा संबंधी कार्यकारी आदेश और विधायी प्रावधान। कार्यकारी आदेश का मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और विधायी प्रावधान का मतलब है लेजिस्लेटिव प्रोविजन। भारत की संसद के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक विधायी विधान बनाने की शक्ति और एक संविधायी संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। यहाँ पर हम विधायी शक्ति के प्रावधान की बात करेंगे। और फिर हिंदी दिवस के मौके पर एग्जाम मिनिस्ट्री का कुछ संदेश भी है, उस संदेश की हम बात करेंगे। तो पहली चर्चा करते हैं राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ एकजुट होकर किसी भौगोलिक सीमा के अंदर राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो उनके पारस्परिक संपर्क की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब है राष्ट्र की ऑक्सीजन। राष्ट्र की ऑक्सीजन है राष्ट्रभाषा। अगर हम मुंशी प्रेमचंद्र को देखें तो उनका एक स्टेटमेंट है, जिसकी राष्ट्रभाषा नहीं होती है उसका राष्ट्र गूंगा होता है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब आप समझ गए होंगे। राज्य भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य भाषा का मतलब है राजकाज की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा। शासन प्रशासन जिस भाषा में और जिस लेखन में कार्य करता है उसको हम बोलते हैं राजभाषा। दो शब्द और भी हैं हमारे, वो दो शब्द हमारे यहाँ पर ये हैं। एक राज्य भाषा भी होती है, स्टेट लैंग्वेज, राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज, और एक होती है मातृभाषा, मातृभाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज। राज्य भाषा का मतलब ये हुआ, स्टेट लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि राज्य के विधानमंडल राज्य की आधिकारिक भाषा के अतिरिक्त हिंदी या अंग्रेजी उनकी क्या भाषा होगी, इसके लिए राज्यों को छूट दी गई है संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 345 में कि राज्य विधानमंडल अपनी आधिकारिक भाषा का चुनाव कर लें। ये छूट उनको संविधान प्रदत्त है। तो उम्मीद करता हूं कि आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा समझ गए होंगे। राजभाषा भी और मातृभाषा का मतलब है अनौपचारिक भाषा, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, जिसमें औपचारिकता नहीं होती है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। भारत के संदर्भ में देखें तो 1652 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी का ये क्लेम है कि 50% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी, इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो जैसे सल्तनत काल में सुल्तानों के दरबारों की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। मुगलों के समय भी ये भाषा फारसी थी, क्योंकि मुगलों की जड़ें भी मध्य एशिया और ईरान से जुड़ी हुई थीं, इसलिए मुगलों की राजभाषा वो भी फारसी थी। मुगलों के बाद फिर ब्रिटिश आ गए और हम देखेंगे कि 1835 के बाद अंग्रेजों ने भी भारत की अपने कामकाज और प्रशासन की भाषा को फारसी की बजाय अंग्रेजी बना लिया था। तो ये विषय हमारा हो गया राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और मातृभाषा के संदर्भ में। दूसरा विषय यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी का क्या कंट्रीब्यूशन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इसमें हम गांधी के दो
स्टेटमेंट कोड करेंगे। गांधी का पहला स्टेटमेंट है कि हिंदी के संदर्भ में उन्होंने दिया, जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उनका संघर्ष चल रहा था, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने हिंदी को एकता की भाषा कहा। और यही नहीं, उत्तर और दक्षिण भारत में एक समन्वय स्थापित करने के लिए हिंदी के संदर्भ में उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना भी की 1918 में, और मरते दम तक वो इसके अध्यक्ष भी रहे। तो हिंदी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई। गांधी तो हिंदीभाषी क्षेत्र से नहीं थे, वो तो गुजराती थे। फिर भी गांधी इस बात को महसूस करते थे कि अगर राष्ट्र का उत्थान हो सकता है तो वो हिंदी भाषा में, राष्ट्र अगर प्रगति कर सकता है तो वो राष्ट्रभाषा, जिसको वो हिंदी से जोड़ते थे। तो ये विषय हो गया हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं हिंदी। संविधान सभा में भाषा संबंधी कुछ विवाद खड़े हुए। संविधान सभा में राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा क्या हो, इसके विषय में चर्चा शुरू हुई 12 सितंबर 1949 को दोपहर 3-4 बजे से। और ये चर्चा जब शुरू हुई तो संविधान सभा में दो गुट बन गए। एक गुट गांधीवादी गुट था और दूसरा गुट जो था वो था साउथ इंडिया का गुट, जो टीटी कृष्णमाचारी नेतृत्व कर रहे थे। जो गांधीवादी गुट था वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर में था, लेकिन वहीं दक्षिण भारतीय गुट, जिसका नेतृत्व टीटी कृष्णमाचारी कर रहे थे, वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे। और अंत में टीटी कृष्णमाचारी ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे उत्तर भारतीय नेता ये तय कर लें कि उनको संयुक्त भारत चाहिए या हिंदी भारत। और अंत में विवाद समाप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से, मैं संविधान सभा के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ, सर्वसम्मति से ये सुनिश्चित हुआ कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत संघ की राजभाषा मैं बोल रहा हूँ, हम राज्यों की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत संघ की राजभाषा, जिसके बारे में संविधान का आर्टिकल 343 कहता है कि संविधान के आर्टिकल 343 में भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये संविधान सभा में भाषा संबंधी विवाद का समाधान हो गया। अब राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या किए गए। अगर हम इन प्रोविजंस को देखेंगे तो पहला एक आर्टिकल 120 है जो ये कहता है कि पार्लियामेंट की भाषा क्या होगी। उसके संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 120 ये कहता है कि कोई संसद सदस्य हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं अथवा मातृभाषा में अगर अभिव्यक्ति करता है तो उसको ये अधिकार है। ये संविधान का प्रावधान है आर्टिकल 120। इसी तरह से आर्टिकल 210 देखेंगे तो ये प्रावधान करता है राज्य विधानमंडल के बारे में। जैसे ये प्रावधान संसद के बारे में है, उसी तरह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में ये प्रावधान है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये प्रावधान पार्ट 17 में आ जाते हैं, पार्ट 17 और आर्टिकल 343 से लेकर के टू आर्टिकल 351। ये संविधान के भाग 17 में प्रावधान दिए गए हैं भाषा संबंधी। संघ की भाषा संबंधी प्रावधान आर्टिकल 343 और 344 में दिए गए हैं। जो प्रादेशिक भाषाएं होंगी, राज्य विधानमंडलों की भाषाएं होंगी, उनके बारे में प्रावधान आगे आर्टिकल 345 में दिया गया है। इसी तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी। इसी तरह से मातृभाषा और हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं संघ सरकार को। तो ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो पार्ट 17 में किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक आर्टिकल 394A ऐड किया गया।
ये 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू जोड़ा गया। आर्टिकल 394A। मूल संविधान जो तैयार किया गया था वो अंग्रेजी में था, मूल संविधान अंग्रेजी में था और बहु भाषाभाषी भाषाओं में हिंदी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया। और ट्रांसलेशन हिंदी में किए जाने के बाद हम ये देखेंगे कि संविधान का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ, राइट। उसके बाद हम ये देखेंगे उसका ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, उसका प्राधिकृत पाठ। इसका मतलब है संविधान में अगर कोई संशोधन होगा, संविधान में कोई ड्राफ्ट आएगा, संविधान विधान कोई बनेगा या संविधान संशोधन होगा, इन सब के बारे में यह है कि वो अंग्रेजी के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होगा और ये प्राधिकृत पाठ होगा। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 394A में किया गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 8th शेड्यूल रखी गई, 8वीं अनुसूची रखी गई। 8वीं अनुसूची में आज की तारीख में 22 भाषाएं हैं, जिसमें एक भाषा हिंदी भी है। उन 22 भाषाओं में एक भाषा हिंदी भी है। ये 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी को विशेषाधिकार प्राप्त है। हिंदी को विशेषाधिकार प्राप्त क्यों है? उसकी वजह यह है कि हिंदी संघ की राजभाषा भी है और दूसरा, हिंदी कई भारतीय राज्यों की भी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा शेष 21 भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो ये हमारे पास क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या है? राजभाषा संबंधी कार्यकारी आदेश एवं विधायी प्रावधान। तो राजभाषा संबंधी कार्यकारी आदेश क्या है? कार्यकारी आदेश ये था कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी संघ की राजभाषा के तौर पर काम करेगी। इसके बाद संघ एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। माफ कीजिएगा, संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक संघ की राजभाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और इसके अतिरिक्त संविधान के आरंभ के 5 वर्षों के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन होगा और 10 वर्षों के बाद भी एक राजभाषा आयोग का गठन होगा और उसकी सिफारिश पर हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। ये प्रयास होगा। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 344 के पावर की एक्सरसाइज करते हुए, आर्टिकल 344 के पावर की एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष राजभाषा आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष बाल, ये 1955 में किया गया और उसके अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर थे। इस राजभाषा आयोग ने अपनी कुछ सिफारिशें दी और उसकी सिफारिशों पर संसदीय समिति ने भी विचार किया और दोनों का ही ये मानना था कि अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग जैसे कि चलता आ रहा है वो लगातार प्रयोग संघ की आधिकारिक भाषा में चलता रहना चाहिए और साथ ही साथ हिंदी के विकास में उत्तरोत्तर सरकार को प्रयास करने होंगे। उसके बाद जिस राजभाषा आयोग की कल्पना संविधान ने की थी कि 10 वर्षों के बाद एक दूसरा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, उसका गठन नहीं हुआ।
और गठन नहीं हुआ, उसके बाद एक संकल्प पारित किया गया और वो संकल्प था राजभाषा अधिनियम। तो संसद ने क्या किया, एक राजभाषा अधिनियम पारित किया, राजभाषा अधिनियम, और ये 1963 में पारित किया। इस राजभाषा अधिनियम के जो प्रावधान थे, उस प्रावधानों में शामिल था कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और हिंदी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इस राजभाषा अधिनियम का सेक्शन 3 क्लॉज 3, इसको आपको पढ़ना होगा कि सरकार के कुल 14, अगर हम देखेंगे 14 कानूनी दस्तावेज आते हैं राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में। तो जिसमें सामान्य आदेश हैं, संकल्प हैं, नियम हैं, अधिसूचना है, समझौता है, संविदा है, जिन्हें एक साथ अनिवार्यता हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका एक सेक्शन 3 का क्लॉज 5 है, जो ये कहता है कि राज्य विधान मंडलों की जो भाषा हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी या अन्य भाषाएं हैं, उनके लिए प्रावधान ये किया गया क्या, कि जब तक वे राज्य विधान मंडल, उनके बारे में प्रावधान ये था कि जब तक हिंदी को अपनी राजभाषा न बनाने वाले राज्य अंग्रेजी को हटाने के लिए अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित न कर दें, और ऐसे संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन भी अपने आप पारित करेंगे, तभी जाकर के अंग्रेजी को हटाया जा सकेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अंग्रेजी को भारत सरकार की कामकाज की भाषा से हटाया जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद ही ये मुमकिन हो। अब रही बात यहाँ पर ये क्या, अब हमारा विषय ये है कि हिंदी दिवस के मौके पर एग्जाम मिनिस्ट्री का कुछ संदेश है। उस संदेश क्या है, उस संदेश पर हम बात करें। भाषा केवल विचारों की संवायिका ही नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इसलिए सही अभिव्यक्ति हेतु सशक्त भाषा का होना बेहद जरूरी है। फिर मैं कह रहा हूं, भारत बहुभाषाभाषी देश है। 1652 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी का दावा यह है कि 50% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी का दावा यह है कि अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी भारत में संपर्क की भाषा भी है। इसलिए संदेश क्या है हमारा? संदेश ये है, एग्जाम मिनिस्ट्री का संदेश में शामिल है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम एजुकेटर्स के लिए ये एग्जाम मिनिस्ट्री ये कहना चाह रही है कि अगर आप किसी भाषा की व्याकरण को अशुद्ध कर दीजिए तो वो भाषा मर जाएगी। तो एजुकेटर्स के लिए मैसेज ये है कि वो जब क्लास में अपने लर्नर्स को नोट्स बनवा रहे हों तो एक बार उन नोट्स में हिंदी की वर्तनी को एक बार ज़रूर देख लें। हिंदी वो किस प्रकार लिख रहे हैं उसको एक बार अवश्य देख लें। दूसरा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए संदेश है, वो संदेश ये है कि यूपीएससी में पहले भी हिंदी माध्यम से अच्छी रैंक आती रही है। आगे और बेहतर रैंक लाने के लिए एक प्रयास ये करिए कि राइट टाइम होना चाहिए, प्लस राइट गुरु होना चाहिए, और प्लस राइट कंटेंट होना चाहिए। मैं ये बात हिंदी के संदर्भ में कह रहा हूँ। अगर आपके पास हिंदी माध्यम का कंटेंट अच्छा होगा तो आईएएस में सफलता, अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। और जनता के लिए संदेश क्या है कि सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख तत्व के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित कीजिए, हिंदी के विकास को बढ़ावा दीजिए। और सरकार से संदेश ये है कि जो सरकार ने राजभाषा संकल्प 1968 पारित किया था,
जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो संघ के कामकाज को संघ के कामकाज को हिंदी में बढ़ाने के लिए वे प्रयास करेंगे और हिंदी के विकास को बढ़ावा भी देंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस रूप में आगे बढ़ जाना चाहिए। सरकार बढ़ भी रही है, लेकिन इन प्रयासों को और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हिंदी विश्व में जो बोले जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी और मंदानी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। और उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें हिंदी शामिल नहीं है। तो सरकार के लिए संदेश ये है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के लिए प्रयास तेज किए जाएं। आज राजभाषा दिवस के मौके पर हम सबको धन्यवाद देते हैं। आप सभी को नमस्कार।